नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सतीश तिवारी एक बार फिर से आप लोगों का भारतीय दार्शनिक मंच पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोग भारतीय दार्शनिक मंच के कार्यक्रम चिंतन और संवाद में आज फिर डॉक्टर प्रशांत शुक्ला के साथ डिस्कशन करेंगे। हम लोग डॉक्टर प्रशांत शुक्ला से परिचित हैं। आज हम जिस विषय पर संवाद करेंगे वह विषय है नीति शास्त्र। नीति शास्त्र के विषय में हमारे बीच में न केवल जन सामान्य के बीच में बल्कि जो दर्शन के औपचारिक विद्यार्थी हैं उनके बीच में भी उनके कुछ मूलभूत प्रत्ययों को लेकर भ्रम है। उसकी समझ ठीक नहीं है। अपनी अपनी समझ है, लेकिन वो एक जो सर्व मान्यताएं हैं, एक सर्व स्वीकृत पद का अर्थ होता है, वही हमको नहीं पता है, जिसके कारण से हम कई बार भ्रम के शिकार हो जाते हैं। हम उसको गलत अर्थों में समझकर उसकी अनाप शनाप व्याख्याएं करते हैं। तो हम आज किसी एक विशेष विषय पर चर्चा न कर इन सारी भ्रांतियों को समझने की कोशिश करेंगे कि वास्तव में उसके सही अर्थ क्या है। डॉक्टर शुक्ला, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि नीति शास्त्र क्या है। व्हाट इज द इथिक्स? जी, बहुत बहुत धन्यवाद। पहली बात इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए सतीश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबके सम्मुख आना मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ और आशा करता हूँ कि हमारी इस चर्चा से आपकी जो मूलभूत भ्रांतियां हैं उनका हम लोग निवारण कर पाएंगे। तो जो पहला प्रश्न आया कि नीति शास्त्र या एथिक्स से हम क्या समझते हैं, तो हमको ये समझना आवश्यक हो जाता है कि नीति शास्त्र और नैतिकता एक ही चीज नहीं होती। So it's a misnomer that most of the time people believe as if ethics and morality are synonymous to each other. हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी किसी भी शब्द, पद या प्रत्यय के साथ शास्त्र लग जाता है, it means we are talking about the study of such and such. तो हमारे नैतिक व्यवहार के व्यवस्थित अध्ययन को हम एथिक्स या फिर नीति शास्त्र कह करके बुलाते हैं। अब जो पहला प्रश्न हम लोग के सामने उपस्थित होता है कि नीति शास्त्र की वन लाइनर डेफिनेशन क्या दी जाए। अगेन, जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूं, दर्शन शास्त्र के किसी भी आयाम में केवल एक पंक्ति की परिभाषा बनाना थोड़ा सा समस्याप्रद हो जाता है। शुक्र है कि नीति शास्त्र के क्षेत्र में ये समस्या नहीं आती, क्योंकि प्रोफेसर जे मैकेंजी ने बहुत सोच समझ के बड़े विचार के साथ हमको एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन, एक आदर्श परिभाषा पहले से प्रदान की हुई है। जब वो कहते हैं कोट अनकोट, उनके शब्द हैं, ethics is the study of differentiation between good and bad conduct. गौर कीजिएगा, जैसा कि हम लोग ने पहले भी किया, हमें एक एक शब्द के नपे तुले इस्तेमाल और इसकी मंशा, इसके अभिप्राय पर गौर करना चाहिए। तो नंबर वन, इट इज वेरी क्लियर दैट इट इज सिंपली अ स्टडी, एक अध्ययन है। जैसा कि हमने पहले भी कहा था, इस प्रकार का अध्ययन है जिसके द्वारा हम एक क्रिटिकल एक्सपोजिशन, एक आलोचनात्मक व्याख्या प्रस्तुत कर पाए, पदों को समझ पाए। क्या इसको हम व्यवहार में ला पाएंगे? अगेन द आंसर इज यस और नो। आप उसे व्यवहार में ला भी सकते हो, आप उसे व्यवहार में नहीं भी ला सकते। तो मैं कभी भी ऐसा कोर्स नहीं डेवलप करना चाहूंगा जिसका शीर्षक हो हाउ टू मेक यू मॉरल, आपको नैतिक कैसे बनाएं। जी नहीं, मैं इस बात का बिल्कुल दावा नहीं करता कि मैं आपको नैतिक बना दूंगा, क्योंकि हो सकता है किसी व्यक्ति की सैद्धांतिक समझ बड़ी ही परिष्कृत हो, लेकिन लोक व्यवहार में उसका व्यवहार एक समानुपात, एक सुसंगतता न स्थापित कर पाए। तो ऐसा भी हो सकता है कि एथिक्स के पेपर में किसी ने A+ ग्रेड लिया हो, कोई 90% प्लस पे पास हो रहा हो,
और सामान्य जीवन और लोक व्यवहार में हो पाए कि वो कतई लोक अप्रिय व्यवहार करता है या लोक असंगत व्यवहार करता है। ऐसा भी हो सकता है कि किसी व्यक्ति ने कभी भी एथिक्स या नीति शास्त्र ना पढ़ा हो और वो बिल्कुल नीति सम्मत व्यवहार करे। तो यहाँ पर मेरा ये कहना अनिवार्य हो जाता है कि वी शुड टेक एथिक्स सिंपली एज अ सिस्टमैटिक स्टडी, नॉट एज a step by step process for the actual behavior। हालांकि अगर हम लोग सुकरात का संदर्भ लेते हुए कहें तो सद्गुण ही ज्ञान है, वर्च्यू इज नॉलेज। तो ये बात भी सही है कि अगर हम लोग ज्ञान प्राप्त कर लें, ज्ञान का मतलब अच्छे और बुरे के मध्य का ज्ञान, तो इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि हम सामान्य जीवन में भी नैतिक हो सकेंगे और होंगे, इसमें फर्क होता है। So first of all, it is simply a study, not the practical behavior। फिर हमने कहा गुड और बैड, तो हमें कैसे पता चलेगा कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या गुड है क्या बैड है, क्या सोसाइटी के लिए एक्सेप्टेबल है और क्या अनएक्सेप्टेबल है। इस बात को समझने के लिए हमें एक और दार्शनिक कथन को या प्रत्यय को समझना पड़ता है, जिसको हम लोग इज ऑट डिकोटॉमी कह करके बुलाते हैं। बहुत लोग इस शब्द से परिचित भी होंगे। इसका इस्तेमाल G.E. मूर और उनसे भी पहले डेविड ह्यूम जैसे दार्शनिक करते रहे हैं। हालांकि इसके संकेत हमें सुकरात और अरस्तु तक में मिलते रहे। यद्यपि स्पष्ट रूप से यह कथन तो आधुनिक दर्शन में हमारे सामने आता है और इसका अभिप्राय ये है, इस का मतलब होता है फैक्ट, तथ्य जो है, और ऑट का मतलब होता है जो होना चाहिए, जिसकी हम अपेक्षा रख रहे हैं। तो जो फैक्ट होगा और जो एक्सपेक्टेंसी होगी, जो तथ्य होगा और जो अपेक्षा होगी, इनके बीच में कुछ डिस्क्रिपेंसी, कुछ डिकोटॉमी, कुछ द्वैत अवश्य बना रह जाएगा। उदाहरण के लिए मैं या आप, लेट्स से हम लोग टेलीविजन पे न्यूज देख रहे हैं और न्यूज आई कि कोरोना की विक्टिम बनने की वजह से इतने लोगों का देहावसान हो गया, और तुरंत आपके मुंह से निकला ऐसा नहीं होना चाहिए था। यानी आपकी अपेक्षा थी कि सब लोग ठीक होकर स्वस्थ होकर सकुशल वापस आ जाएं, लेकिन फैक्ट आपकी अपेक्षा के खिलाफ जा रहा है, विरुद्ध जा रहा है, क्योंकि जो आप चाहते थे वो हो नहीं पाया। दूसरी तरफ एक दूसरा थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं। कल्पना करें कि मैंने बड़ी ही मेहनत के साथ रातों जाग कर पढ़ाई की और मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं आया, तो मेरा कोई शुभाकांक्षी मेरा मित्र बोलेगा, अरे उसके मार्क्स कैसे नहीं आए अच्छे, उसे तो फर्स्ट डिवीजन पास होना चाहिए था। अगेन यहाँ भी जो फैक्ट है और जो ऑट है या एक्सपेक्टेंसी है, इसके बीच में हमको एक डिस्क्रिपेंसी, एक डिकोटॉमी, एक द्वैत दिखाई दे रहा है। स्वाभाविक रूप से हमारी एक्सपेक्टेशन हमेशा शुभ की ही होती है, जबकि हमारे फैक्ट्स शुभ भी हो सकते हैं और अशुभ भी हो सकते हैं। तो गुड या शुभ वो होगा जो इस और ऑट के बीच के गैप को मिनिमाइज कर सके, इसे न्यूनतम कर सके। तब जबकि अशुभ या बैड या इविल वो होगा, जिसे हम इमोरल भी कह सकते हैं, जो इस और ऑट के बीच के गैप को और ज्यादा बढ़ाने का काम करे। गौर कीजिएगा, यहाँ पे जे मैकेंजी मैक्सिमाइज और मिनिमाइज शब्द का इस्तेमाल करते हैं। यानी उनका भी कहना है कि जो तथ्य है और जो अपेक्षा है, इनके बीच के विभेद, इनके बीच के द्वैत को कभी भी मिटाया नहीं जा सकता। हमेशा ऐसा होगा कि आपकी अपेक्षा आपके तथ्यों से एक कदम आगे चलेगी। यानी for the sake of example, you are having such good features, you are having a good degree and maybe you are having a good job। अगर मैं आपसे पूछूं
क्या आप अपने जीवन से संतुष्ट हो, तो शायद 90% लोग या 90% से भी ज्यादा लोग ये कहेंगे नहीं, हम अपनी जीवन शैली या अपने जीवन स्तर से संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि हमारी अपेक्षा थी कि हमारी उपलब्धि इससे भी ज्यादा होनी चाहिए थी। और अगर आप उसे प्राप्त कर भी लेंगे, फिर भी आपकी अपेक्षाओं का स्तर 1 डिग्री और बढ़ जाएगा। तो चाहे मूर हो या ह्यूम हो या मैकेंजी हो, इनमें से कोई भी ये नहीं कहता कि आइडियल और फैक्ट, एक्सपेक्टेशन और फैक्ट के बीच के द्वैत को आप पूरी तरह से मिटा पाओगे। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। फिर भी इतना तो हम मान ही सकते हैं, इट इज अ मिनिमल सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कि अगर आप इस गैप को कम करने का प्रयास कर रहे हो, यानी जो हमने समाज के तौर पर अपेक्षा की, हम उसके करीब पहुंच सके, तो हम कहेंगे इट इज अ गुड थॉट, गुड एक्ट और गुड बिहेवियर। और हम अपने अपेक्षाओं के खिलाफ कार्य करें, तो हम कहेंगे इट इज अ बैड टास्क, बैड बिहेवियर और बैड इवेंट। तो ये गुड और बैड के बीच का विभेद हो गया। अंतिम शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है, जिसे हम कंडक्ट या फिर आचरण कह करके बुलाते हैं। तो शायद हमारे अंदर ये प्रश्न उत्पन्न होगा, मैं वर्क शब्द का भी प्रयोग कर सकता था, कार्य शब्द का भी प्रयोग कर सकता था, एक्शन शब्द का भी प्रयोग कर सकता था, और बिहेवियर शब्द का भी प्रयोग कर सकता था। तो इस कंडक्ट या आचरण शब्द में ऐसी क्या विशेषता है, ऐसी क्या खासियत है, कि मैं नीति शास्त्र में आते ही बाकी सारे शब्दों को, सारे पदों को त्याग कर कंडक्ट या फिर ह्यूमन कंडक्ट शब्द का इस्तेमाल, प्रयोग करने लगता हूं। तो दोबारा मैं कहूंगा, जे मैकेंजी और बहुत सारे उनके समर्थकों का ये कहना है, बहुत सारे नीति शास्त्रियों का ये कहना है, कंडक्ट कहे जाने के लिए किसी भी कार्य, किसी भी एक्शन को 3 मूलभूत मान्यताओं को संतुष्ट करना ही पड़ेगा। जब तक वो ऐसा नहीं करते, तब तक वो कार्य तो होंगे, लेकिन वो कार्य बिल्कुल फैक्चुअल लेवल पे होगा, बिल्कुल वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बन के रह जाएगा। हम उसका नैतिक या अनैतिक स्वरूप में आंकलन या इवैल्यूएशन नहीं कर पाएंगे। तो क्या होना चाहिए? इन चिंतकों का कहना है, नंबर 1, किसी भी कार्य को आचरण कहे जाने के लिए यह आवश्यक है कि हमारे पास संकल्प की स्वतंत्रता हो, यानी वी शुड हैव द फ्रीडम ऑफ द विल टू डिसाइड इन फेवर और एज अगेंस्ट, in order to choose alternative A or alternative B, or maybe not to choose at all, जैसा सात्र के बैड फेथ में भी होता है। दूसरी मान्यता यह है कि हमारे पास कम से कम 2 या फिर अधिक विकल्प उपलब्ध होने चाहिए। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि आपके पास संकल्प की स्वतंत्रता तो है, लेकिन आपके पास विकल्प ही ना मौजूद हो। कल्पना करें, somebody is keeping me on the gun point and asking me to do a particular kind of action. उस वक्त मेरे पास शायद विकल्प, अल्टरनेटिव्स या ऑप्शन होंगे ही नहीं। तो ऐसी परिस्थिति में मैं अपने संकल्प की स्वतंत्रता का इस्तेमाल, उपयोग ही नहीं कर पाऊंगा। तब भी ये वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बन के रह जाएगा, हम इसको आचरण नहीं कह पाएंगे। तो 2 कंडीशन हुई, नंबर 1 फ्रीडम ऑफ द विल एंड नंबर 2 अवेलेबिलिटी ऑफ द पॉसिबल ऑप्शंस इन फ्रंट ऑफ अस। और तीसरा जो कि बड़ा महत्वपूर्ण है, और वो ये है, इट शुड हैव सम मिनिमल इंपैक्ट ओवर अदर मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। यानी मैं जो कुछ भी कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं, इसका न्यूनतम प्रभाव, कम से कम कुछ प्रभाव तो उस समाज के संदर्भित अन्य सदस्यों पर भी पड़ना चाहिए। Suppose I am marooned on an island where there is no other person to give me company. Now whatever I do, that would not be a conduct, that would not be subject to moral evaluation.
मॉरल इवैल्यूएशन होने के लिए मेरे कंडक्ट, मेरे आचरण का दूसरों के साथ संबंधित होना अनिवार्य माना गया। उदाहरण के लिए देखें, दिन भर के बाद थक के मैं शाम को घर आऊं और घर में आके मैं अपने कमरे में बैठ करके दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लूं और एक अच्छा सा जगजीत सिंह की गजल लगा के सुनने लगूं। मैंने इस बात का ध्यान रखा है कि मैंने हेडसेट अपने कान में लगाए हुए हैं, जिससे वो संगीत मेरे कानों में तो पहुंचेगा लेकिन दूसरे डिस्टर्ब नहीं होंगे, उनको व्यवधान नहीं पहुंचेगा। मैं अच्छा व्यक्ति हूं या बुरा व्यक्ति हूं, मैं नैतिक हूं या अनैतिक हूं, मैंने अच्छा कार्य किया या मैंने बुरा कार्य किया, संभवतः आप उत्तर दोगे कान में हेडसेट लगा के म्यूजिक सुनने से आपके स्वास्थ्य के ऊपर अनुकूल या प्रतिकूल प्रभाव तो पड़ सकता है, लेकिन इसकी वजह से आप अच्छे या बुरे दोनों में से कुछ भी नहीं कहे जा सकते, बिकॉज यू आर डूइंग अ वर्क, बिकॉज इट हैज नो इम्पैक्ट ओवर द अदर्स। लेकिन अगर मैं उसी म्यूजिक को म्यूजिक सिस्टम पे फुल वॉल्यूम पर लगा के कुछ इस तरह से सुनूं कि मेरे अड़ोस पड़ोस के सोने वाले पड़ोसी परेशान हो जाते हैं, तो चूंकि उनके ऊपर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, तो आई कैन से आई हैव परफॉर्म्ड एन इमोरल कंडक्ट। तो इस तरह से तीन मूलभूत मान्यताएं, नंबर 1 फ्रीडम ऑफ द विल, नंबर 2 अवेलेबिलिटी ऑफ द ऑप्शंस एंड नंबर 3 इन्फ्लुएंस ओवर अदर्स। जब किसी कार्य में इन तीनों पूर्व मान्यताओं पोस्टुलेट्स की संतुष्टि होगी, केवल और केवल उसी कार्य को हम लोग नैतिक आचरण या मानव आचरण या सिर्फ आचरण कह करके बुलाएंगे। So a conduct should have free will, availability of options, and then impact over other members of the society. Otherwise, it would not be subject to any kind of moral evaluation. तो सर एक टर्म आता है मेटा इथिक्स। जी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इथिक्स एंड मेटा इथिक्स? जी, ये एक बड़ा ही रुचिकर सा प्रश्न है और इसको लेकर के भी बड़ी भ्रांतियां हैं। इनफैक्ट ईमानदारी से बताऊं, जब मैंने पहली बार मेटा एथिक्स शब्द को सुना तो मुझे लगा नैतिकता की ही बात किसी और विशेष अर्थों में की जा रही होगी और इसलिए हमने मेटा एथिक्स बोल दिया, या फिर शायद जैसा हम लोग आमतौर पे मान के चलते हैं इस जगत के परे के नैतिकता की बात हो रही होगी तो हम उसे मेटा एथिक्स मान लेंगे। मैं इस ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा, इस जगत के परे कोई भी नैतिकता नहीं हो सकती। तो अतीन्द्रिय शब्दों में आप तत्व मीमांसा कर लोगे, ज्ञान मीमांसा कर लोगे, नैतिकता नहीं कर पाओगे, क्योंकि नैतिकता की पूर्व मान्यता ही है कि वो इस समाज और समाज के दूसरे सदस्यों से संबंधित है, वो भी अनिवार्य रूप से। एक अकेला व्यक्ति ना तो मॉरल होगा ना तो इमोरल होगा, वो एमोरल होगा, यानी वो नैतिक भी नहीं होगा, अनैतिक भी नहीं होगा, वो निर्नैतिक होगा। तो मेटा एथिक्स क्या कर रही है? जैसा एक बार पहले भी हम लोगों ने पर चर्चा की थी, द टर्म मेटा टेक्निकली मींस अबाउट, यानी हम इसके विषय में बात करेंगे। किसके विषय में बात करेंगे? जिसके साथ मेटा प्रीफिक्स के रूप में लिखा हुआ है या कहा गया है। यानी जब हम लोग नैतिक प्रत्ययों या अवधारणाओं, कौन कौन सी होंगी एथिकल कॉन्सेप्ट्स? गुड, बैड, राइट, रॉन्ग, एक्सेप्टेबल, अनएक्सेप्टेबल, यूजफुल, नॉन यूजफुल या फिर यूजलेस, और फाइनली मॉरल या इमोरल। ऐसे बहुत सारे टर्म्स हो सकते हैं। ब्यूटी भी एक टर्म हो सकता है, बेनेवोलेंस भी एक टर्म हो सकता है, इवन पावर भी एक टर्म हो सकता है। तो जब हम इन टर्म्स की कंसेप्चुअल एनालिसिस करेंगे, यानी कि सैद्धांतिक वैचारिक विश्लेषण करेंगे, तो उसे हम अधिनीति शास्त्र या मेटा एथिक्स कह करके बुलाएंगे। उदाहरण के लिए एजे एयर, आर एम हेयर, रुडोल्फ कार्नेट, मॉरिस श्लिक, जीई मूर, ये सारे दार्शनिक एथिकल थिंकर नहीं हैं,
but they are expert of meta ethics, क्योंकि वो ये बिल्कुल नहीं बता रहे हैं कि अपने घर के बाहर जाके मैं कैसा आचरण करूं। वो ये पूछ रहे हैं और बताने का प्रयास कर रहे हैं, इन शब्दों से मैं समझूंगा क्या, इनका मापदंड क्या होगा और इनकी आलोचनात्मक व्याख्या क्या होगी। तो अगेन इट्स अ सेकंड ऑर्डर इंक्वायरी एंड इट इज टेक्निकली नोन एज मेटा एथिक्स या अधिनीति शास्त्र। बिल्कुल सर। सर एक यहीं से एक प्रश्न उठता है, नीति शास्त्र दर्शन की एक शाखा के रूप में स्वीकार किया जाता है, लेकिन दर्शन के विकास के चरण में जब पाश्चात्य चिंतन परंपरा ये भी देखते हैं कि जब नैतिकता को, नीति शास्त्र को दर्शन का भाग नहीं स्वीकार किया जाता, जब लॉजिकल पॉजिटिविज्म की बात होती है, ताकि भाववादी जिस रूप में लेकर आते हैं तो वो वेरिफिकेशन थ्योरी का या वेरिफिकेशन का मापदंड देते हैं। उस मापदंड पे जो चीज नहीं खरे उतरेगी उसे वो दर्शन का क्षेत्र में शामिल नहीं करते। मेरा प्रश्न यहाँ पर यही है, क्या नीति शास्त्र दर्शन है? इज इथिक्स इज फिलॉसफी? जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न है और बहुत ही प्रासंगिक प्रश्न है। हमने कई यूनिवर्सिटीज में देखा, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में देखा कि कई चिंतकों का ये विचार है कि एथिक्स स्वयं में एक स्वतंत्र विधा है, इसको दर्शन शास्त्र की परिधि में बांध के नहीं देखना चाहिए, बिकॉज वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट गॉड, सोल एंड द वर्ड। अगर आत्मा जैसी किसी भी तत्व को हम स्वीकार ना भी करें तो भी एक नास्तिक नैतिकता बनी रहेगी। नास्तिक शब्द अगर आपको ऑफेंडिंग लगे तो मैं इसको ऑटोनॉमस मोरालिटी कह सकता हूं, यानी एक वैज्ञानिक भी, एक मेडिकल प्रैक्टिशनर भी, चाहे वो ईश्वर को माने या ना माने, चाहे वो अतीन्द्रिय सत्ता को माने या ना माने, वो एथिक्स को मानता है। यही तो वजह है कि हम लोग साइंस के फील्ड में भी एथिक्स की बात करते हैं, मैनेजमेंट के फील्ड में भी एथिक्स की बात करते हैं, और साइबर एथिक्स की भी बात करते हैं, मेडिकल एथिक्स की भी बात करते हैं। तो कई लोगों का ये मानना है कि जब तक हम सेकेंड ऑर्डर इंक्वायरी कर रहे हैं, यानी केवल थ्योरेटिकल एस्पेक्ट देख रहे हैं, सीधे शब्दों में बोलूं तो केवल नीति शास्त्र या एथिक्स कर रहे हैं, तब तक तो ये फिलॉसफी का पार्ट है। लेकिन जब हम उसे समाज के अलग अलग केस स्टडीज के साथ जोड़ करके देखते हैं, इसे लोक व्यवहार में अपनाने का प्रयास करते हैं, क्या इसकी केस स्टडी, रैंडम सैंपलिंग, क्वेश्चनियर, इंटरव्यू जैसे काम करना शुरू कर देते हैं, तो निश्चित तौर पे हम बड़ा महत्वपूर्ण काम कर रहे होते हैं। लेकिन चूंकि हम लोग सेकेंड ऑर्डर इंक्वायरी से जाने अनजाने में फर्स्ट ऑर्डर इंक्वायरी में जंप कर चुके होते हैं, तो आप दर्शन शास्त्र की परिधि से बाहर निकल आए होते हैं। ऐसी परिस्थितियों में आप स्वयं को एक स्वतंत्र विधा के रूप में विकसित कर सकते हो। इंडिया में भी हम लोग कई जगह देखते हैं, और यूरोप में और अमेरिका में तो ये बहुत ही प्रीवेलेंट सी फिनोमिना है कि हम लोग एथिक्स का एक अलग इंस्टीट्यूशन या अलग डिपार्टमेंट ही डेवलप कर देते हैं। और एथिक्स को क्यों? जैसे जैसे हमारे फिलॉसफी या दर्शन शास्त्र का कोई भी एक विशेष आयाम अपनी परिपक्वता, अपने आप को परिष्कृत कर पाता है, तो वो स्वयं समर्थ हो जाता है और फिर वो एक नवीन, स्वतंत्र और स्वायत्त विधा के रूप में विकसित होने का पूरा अधिकार लगता है। दर्शन शास्त्री को इससे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। और शायद इसी वजह से हमने कहा फिलॉसफी इज द मदर ऑफ ऑल साइंसेस। तो हमने देखा पिछले 100 सालों का इतिहास गवाह है, चाहे साइकोलॉजी, मनोविज्ञान रहा हो, एजुकेशन, शिक्षा शास्त्र रहा हो, यहाँ तक कि सोशियोलॉजी, समाज शास्त्र रहा हो, समय के साथ धीरे धीरे ये सब फिलॉसफी के ऑप्शनल पेपर से निकल करके एक सेपरेट ऑटोनॉमस डिसिप्लिन के रूप में विकसित हो सके। और अगर ऐसा समय के साथ रिलीजन, लॉजिक और एथिक्स के साथ हो, तो मुझे इसमें कोई समस्या नहीं दिखाई देती। जो एथिक्स को फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर इंक्वायरी के एक मिक्स्ड अप्रोच के रूप में समझते हैं और ये मानते हैं कि ये स्वतंत्र विधा बन सकती है, तो स्वागत है, आप ऐसा कर सकते हो और आपको करना भी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने
एक संभावना का स्वागत किया कि जिस प्रकार से मनोविज्ञान या शिक्षा शास्त्र एक स्वतंत्र विषय के रूप में दर्शन शास्त्र से ही अलग हुआ, और अगर हम प्रसिद्धि की बात करें तो कई मामले में वो रोजगार परक भी है और प्रसिद्धि भी और उपयोगिता भी, जन उपयोगिता, जो कि तमाम अर्थों में उसका यहाँ पे चर्चा करना अभी प्रासंगिक नहीं होगा, हम उस पर नहीं जाते हैं, वो निकला है। उसी तरीके से नीति शास्त्र जन उपयोगी और उसकी उपयोगिता दिख रही है, तो संभवतः हम कुछ ही समय में इसको पूरे विश्व में एक अलग विषय के रूप में पठन पाठन विश्वविद्यालयों में देखना शुरू कर दें। कुछ स्तर पर इसका शुरू भी हुआ है, लखनऊ विश्वविद्यालय भी इस तरीके के प्रयास में लगा हुआ है, आपका उसमें बहुत बड़ा योगदान है। सर एक प्रश्न और है, एक डिबेट है, उस बस सार में आप उस डिबेट पर अगर प्रकाश डालें कि तत्व मीमांसा के बिना नैतिकता का क्या स्वरूप होगा, या नैतिकता तत्व मीमांसा से हमेशा जुड़ी रही है। अभी आपने इस पर थोड़ा सा चर्चा किया, लेकिन इसका जो संवाद है, ये जो डिबेट है, इसके इतिहास पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए तो भाई अच्छा है। ये आपने बड़ा ही रुचिकर सा प्रश्न पूछा, और जिसको हम लोग तत्व मीमांसा या फिर मेटाफिजिक्स कहकर के बुला रहे हैं। कभी कभी पूर्व काल में हम इसको ऑन्टोलॉजी कहकर भी बुलाया करते थे, जो कि ऑन्टोस शब्द से बना होता था, जिसका मतलब होता था है, केवल है, कोट अनकोट। क्या है, कैसा है, कब है, इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। हमारा मूलभूत प्रश्न ही ये रहा, है कि नहीं, तो जो है उसे हमने एग्जिस्टेंस या ऑन्टोस कहकर के बुलाया। यानी हम ऐसे मूलभूत अस्तित्व के बारे में परिचर्चा कर रहे थे जो परसेप्टिबल नहीं है, प्रत्यक्ष के द्वारा नहीं जाना जा सकता। तो हमने उसके लिए एक अलग एक्टिविटी का इस्तेमाल किया, हमने इसको इन्फेरेंशियल मीन्स या जिसको हम कहें अनुमान के साधन के माध्यम से, तर्कों के साधन के माध्यम से स्थापित करने का प्रयास भी किया। उदाहरण के लिए, मनुष्य इज अ परसेप्टिबल एंटिटी, ह्यूमन इज अ परसेप्टिबल एंटिटी। व्हाट अबाउट ह्यूमननेस? क्या ह्यूमननेस कहीं पर होता है? अगर होता है तो वो कब उत्पन्न हुआ होगा और कब उसका अंत होगा? क्या वो नित्य है, शाश्वत है? अगर है तो कहां है, बाह्य जगत में या फिर आंतरिक जगत में? तो जब हमने इसे एक आइडिया, एक कॉन्सेप्ट, एक नोशन के रूप में स्वीकार किया, तो इसी ऑन्टोस के आधार पर हमने अलग अलग नैतिकता के सिद्धांतों का निर्माण और उनका परिष्कार करना आरंभ कर दिया होगा, ऐसा माना गया। और ये बहुत जरूरी भी है, क्योंकि किसी भी विधा का आरंभ करने के बाद हम सोचते हैं कि हम अपनी जड़ों से जुड़े रहें, और ये बड़ी अच्छी बात भी है। और इससे हमारे अंदर एक सार्वभौमिकता, एक अनुशासन, एक व्यवस्था का भाव उत्पन्न होता है। So the kind of ontology or metaphysics we develop, it's quite natural that our ethics will be connected to that particular ontology, that approach, that perspective. However, in due course of time, हमारी ये खामी भी रही है, हम अपनी जड़ों को छोड़ करके आगे बढ़ने का प्रयास भी करने लगते हैं, कभी कभी जानबूझकर और कभी कभी परिस्थितियों के कारण। तो ये जो नवीन आविष्कार या प्रयोग किए जा रहे हैं, जहां पर हम एथिक्स को एक यूनिवर्सल डिक्टम बना सकें, एक सार्वभौमिक नियम के रूप में स्थापित कर सकें, कम से कम कुछ तो नैतिक नियम ऐसे हों जो अपने न्यूनतम स्वरूप में हर किसी के लिए एक ही हों। ऐसी परिकल्पना को बनाते समय कुछ लोग मेटाफिजिक्स के और करीब चले आते हैं, ये दार्शनिकों का एक अलग समूह है, और कुछ लोग मेटाफिजिक्स के परे चले जाते हैं, ये दार्शनिकों का एक अलग समूह है। ऐसे कई दार्शनिक आधुनिक काल में और अभी तो और भी ज्यादा उत्पन्न होते हैं, अपने विचार देते हैं, जिनका ये मानना है हम लोग सीधे एथिक्स पे जंप कर सकते हैं, उसके लिए ऑन्टोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी, लॉजिक, एस्थेटिक्स पढ़ना जरूरी नहीं है।
तो ये एक अनावश्यक क्रियाकलाप है जिसको अगर आप चाहो तो करो, और अगर ना चाहो तो इनके बिना भी एथिक्स कर सकते हो। मेरा व्यक्तिगत तौर पे ये मानना है कि बिना किसी परिकल्पना के निर्माण के, बिना सोचे समझे तरीके से मापदंडों को स्थापित किए अगर आप एथिक्स करना चाहोगे, तो ये संभावना सदैव विद्यमान रहेगी कि आप अव्यवस्था की ओर मुड़ जाओगे। आपको पता भी नहीं चलेगा कि बिना मापदंडों के हमारी कब नैतिकता अनैतिकता में बदल गई, या कब हमारी परिभाषाएं इतनी ज्यादा लचीली हो गई कि उनके अंदर दुर्गुण समाहित होने लगे। इसलिए अगर हम लोग ऑन्टोलॉजी के साथ या मेटाफिजिक्स के साथ जोड़ करके एथिक्स को समझना चाहें, तो हम एक ऐसी मजबूत नींव पर अपनी इमारत खड़ी करेंगे जिसके ढहने की संभावना खत्म नहीं होगी तो न्यूनतम तो हो ही जाएगी। बहुत संतुलित व्याख्या की और बहुत संक्षेप में आपने इसको प्रस्तुत किया, और बिल्कुल स्पष्ट रूप से कि क्या है, किस तरह से बिना तत्वमीमांसा के भी प्रयास हो रहे हैं कि हम नैतिक सिद्धांतों की व्याख्या कर सकें, नैतिक प्रत्ययों की व्याख्या कर सकें। और लेकिन आपने ये भी बताया कि क्या समस्या आती है जब आप जब हम मेटाफिजिक्स कह रहे हैं, तो इसका मतलब ये उसका आधार लोकस कुछ होना चाहिए जिसपे पूरा का पूरा नैतिकता का भवन खड़ा है, तो उसके अभाव में वो ढह जाएगा, ऐसा आपका मानना है। अब अगर हम ये देखने की कोशिश करें, ये विद्यार्थियों के लिए जो प्रतियोगी परीक्षा में भी जो जैसे हम बात करते हैं सिविल सर्विसेज की जो एग्जाम्स हैं, उसके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जो 4th पेपर जुड़ा है एथिकल एंड इंटीग्रिटी का, कि प्रमुख मॉडल कौन कौन से हैं, वो प्रमुख अगर हम नैतिकता के पूरे इतिहास की बात करें, नैतिक चिंतन परंपरा के इतिहास की बात करें, तो उसमें कौन कौन से प्रमुख सिद्धांत हैं जिन्हें हम सार में ही सबके बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त में आप बताएं, क्योंकि आप सार रूप में बहुत अच्छे से बता देते हैं, जिससे विद्यार्थी उनको मन में बैठाल कर ही चीजों का अध्ययन करता है। प्रमुख मॉडल कौन कौन से हैं नैतिकता के? जी, बहुत ही उपयोगी प्रश्न है। जैसा कि आपने बिल्कुल सही कहा कि एथिक्स एंड पब्लिक इंटीग्रिटी का पेपर अनिवार्य रूप से कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में जुड़ चुका है, और जिनमें नहीं भी जुड़ा है या आशा है कि आने वाले कुछ सालों में उसे जुड़ना ही पड़ेगा, because by the process of elimination in different competitive examinations हम रोबोट नहीं बना रहे। अगर ऐसा होता तो ब्यूरोक्रेट की जगह हम लोग एक अच्छे खासे कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग करके बैठा चुके होते और वही हमारे सारे निर्णय ले रहे होते। किसी मनुष्य को और किसी योग्य व्यक्ति को कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में चुनने के कारण ही ये होता है कि हम चाहते हैं व्यक्ति के अंदर एक नैतिक पक्ष भी हो, एक सामाजिक पक्ष भी हो, और परिस्थितियों के अनुसार समानुभूति के साथ विद एम्पैथेटिक अप्रोच वो निर्णय ले पाए। और ऐसी सुविधा, जिसको मैं लग्जरी कहना चाहूंगा, वो केवल हम ह्यूमंस के पास ही होती है। तो ऐसे में ये जानना हम लोग के लिए बड़ा ही अनिवार्य हो जाता है कि एथिक्स या नीति शास्त्र के मूलभूत मॉडल्स कौन कौन से हैं। जब मैं यहाँ पे मॉडल्स की बात कर रहा हूं तो मेरा आशय एक सांचे से या एक रूपरेखा के साथ है। मॉडल्स और थ्योरीज दो अलग अलग बातें हैं, हमको दोनों को कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। सो आई एम गोइंग टू टेक योर क्वेश्चन इन टू सेपरेट सेक्शंस, द फर्स्ट अबाउट द मॉडल्स ऑफ ethics and the second about theories of ethics. तो सबसे पहले हम लोग मॉडल्स ऑफ एथिक्स पे आए, तो सब हमको ये देखना पड़ेगा कि एथिक्स की शुरुआत कहाँ से हुई होगी और इसका पहला मॉडल कौन सा होगा। इंटरेस्टिंगली शुरुआत या उद्भव का स्रोत खोजने के लिए संभवतः हम लोग को बिल्कुल शुरुआत पे जाना पड़ेगा, शायद मानव सभ्यता और समाज के आरंभ पे। ये काम फिलोसफर का नहीं है ना, क्योंकि हम तो अपने कमरे के अंदर बैठे हुए हैं, शायद कुछ लोगों के शब्दों में हम लोग आर्म चेयर फिलॉसफी कर रहे हैं। तो हम लोग बिना किसी शर्म के, बिना किसी झिझक के दूसरी विधाओं से सहायता ले सकते हैं। और हमारी सहायता कौन करेगा? हिस्टोरियंस करेंगे, इतिहासकर्ता करेंगे, एंथ्रोपोलॉजिस्ट करेंगे, मानव शास्त्री करेंगे,
और सोशियोलॉजिस्ट करेंगे यानी समाजशास्त्री करेंगे। बिल्कुल स्वीकार्य बात है। तो इन लोगों के अनुसार संभवतः मानव समाज, व्यवस्थित मानव समाज के आरंभ शायद कबीलों से हुआ होगा, ट्राइब्स से हुआ होगा, ट्राइब्स which were living in a pocket, maybe in a jungle, और उन कबीलों में कोई ना कोई सरदार रहा होगा, लीडर रहा होगा, ट्राइबल चीफ रहा होगा, और शायद उसने, उसकी ट्राइब, उसका कुनबा व्यवस्थित अनुशासित रूप से कार्य करे, इसके लिए कुछ नियम बनाए होंगे, और ये नियम ट्रायल एंड एरर मेथड पे होंगे। यानी हम नियम बनाएंगे, अगर ये सफल होते हैं तो हम इनको आगे बढ़ाएंगे, वरना हम इनको त्याग देंगे और किसी नए नियम की स्थापना करेंगे। समय के साथ अब हमारी समझ में आ गया होगा कि ये नियम काम कर रहे हैं और ये नियम काम नहीं करेंगे, और धीरे धीरे भी स्टार्टेड डेवलपिंग अ चेन ऑफ नॉर्म्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस, जिनको हमने शायद पहली बार नैतिक नियम के रूप में स्वीकार किया होगा। यहां तक की बात हमको एंथ्रोपोलॉजिस्ट समझा चुके हैं, सोशियोलॉजिस्ट भी समझा चुके हैं, और हमने खुले दिल से उनके दिए हुए सिद्धांत का स्वागत किया। बट देन वी हैव कलेक्टेड द डेटा फ्रॉम द फर्स्ट ऑर्डर इंक्वायरी। अब हमको इसके ऊपर अपनी सेकेंड ऑर्डर इंक्वायरी को, द्वितीय स्तर के विश्लेषण को इंपोज करना है, आरोपित करना है। तो हम बताएंगे वो नियम जो सार्वभौमिक हो चुके हैं। सार्वभौमिक का मतलब ये नहीं है कि पूरे जगत में, फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया टू कनाडा, हर जगह ये समान रूप से होंगे, बल्कि एक विशेष संदर्भ के सभी सदस्यों पर ये सार्वभौमिक रूप से आरोपित होंगे। तो चूंकि मैं और आप दोनों फिलॉसफी से संबंधित हैं, तो हमारी टर्मिनोलॉजी, हमारे रूल्स, हमारे रेगुलेशंस दूसरों से कुछ अलग हो जाएंगे। तो बाकी लोग शायद हमारे नियमों का पालन करें या फिर ना करें, लेकिन न्यूनतम रूप में हम दोनों को तो नियमों का पालन करना ही पड़ेगा, बिकॉज वी आर द इनसाइडर्स। So we are outsiders for the discipline of physics, but we are insiders for the discipline of philosophy. तो उस खास क्षेत्र में कुछ नियमों का निर्माण किया गया, जैसा कि हमारे संयुक्त परिवार में किया गया होगा, और वो नियम केवल उस परिवार के सभी लोगों पर आरोपित होंगे और अनिवार्य रूप से सार्वभौमिक रूप से आरोपित किए जाएंगे। उदाहरण के लिए, जैसा मेरे बचपन में होता था और मेरे दादाजी कहते थे, रात को 8 बजे से पहले घर के हर सदस्य को घर के अंदर पहुंच जाना है। क्यों? क्योंकि 8 बजे द डोर्स विल बी शट, और अगर आप घर के बाहर अंदर नहीं आते तो पहली बात तो आपको आने नहीं दिया जाएगा, और अगर आप आ भी गए तो आपको डिनर सर्व नहीं किया जाएगा। सुबह 6 बजे आपको उठना है और तभी आपको चाय और नाश्ता मिलेगा। अगर आप देर से उठते हो तो आपको चाय और नाश्ते से वंचित कर दिया जाएगा। क्या ये नियम सबके लिए थे? जी हाँ, ये नियम सबके लिए थे, लेकिन सबके लिए का मतलब उस घर के विशेष संदर्भ में है, और ये सार्वभौमिक नियम थे। इसलिए हमने इसके आधार पर पहला मॉडल बनाया, जिसको हमने कहा यूनिवर्सल मॉडल ऑफ एथिक्स। कभी कभी हमने इसको कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ एथिक्स भी कहा, अब्यूज के तौर पर। कभी कभी हमने इसको ट्रेडिशनल मॉडल ऑफ एथिक्स भी कहकर के बुलाया, यानी हमने इसको पारंपरिक, सांस्कृतिक या सार्वभौमिक ढांचा कहा नीति शास्त्र का। अब समय के साथ इस ढांचे की कई खूबियां और कई खामियां हमारे सामने आई। तो खूबियां तो सबसे पहले ये थी, ये हमको एक ऑर्डर ऑफ डिसिप्लिन देता है, हमें अनुशासित बनाता है। नंबर 2, इट गिव्स अस अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी, तो हमें एक सुरक्षा बोध होता है। तो मुझे घर में सबकी बात माननी तो पड़ रही है, लेकिन मुझे ये भी पता है अगर मेरे साथ कुछ बुरा होता है तो मेरे घर के लोग मेरे साथ खड़े हैं। So the first is the sense of discipline, the second is the sense of security, and the third is collective progress. हमारी जो भी उन्नति या प्रगति होगी वो सामूहिक रूप से होगी, यानी घर के सारे लोग या तो साथ में उन्नति करेंगे
या फिर साथ में उन्नति नहीं करेंगे। सारी बातें अच्छी हैं, तो इसलिए कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ एथिक्स काफी लंबे समय तक चलता रहा। लेकिन जैसा होता है ना, हमारे साथ भी हुआ, आपके साथ भी हुआ होगा, और हमारे श्रोतागण के साथ भी ऐसा होता होगा कि कुछ समय के बाद इन दादाजी या दादी जी या नाना जी के नियमों से हम लोग बिल्कुल फेड अप हो जाते हैं, और तब हमारे दिल में गुस्से के साथ कुछ शब्दों का उच्चारण होता है, जो कहा जाता है, एक बार मैं सेल्फ सफिशिएंट हो जाऊं, उसके बाद मैं अपनी मर्जी की चीजें करूंगा, मैं इन लोगों की बातें बिल्कुल नहीं मानूंगा। क्यों नहीं मानूंगा? मुझे मेरी इंडिविजुअल प्रोग्रेस चाहिए। मुझे किस तरह का डिसिप्लिन अपनाना है वो आप हमें नहीं बताओगे, हम निर्धारित करेंगे। या शायद आप कहते थे कि एक बार मेरी जॉब हो जाएगी, मैं सेटल हो जाऊंगा, मुझे तो अलग किसी न्यूक्लियर अपार्टमेंट में रहना है, मुझे चाचा चाची, ताऊ ताई, मामा मामी, दादा दादी के साथ नहीं रहना है, क्योंकि ये तो बड़ा अनुशासन लगाते हैं। और जिस दिन आप सेल्फ सफिशिएंट होते हो, उसी दिन आप किसी एलीट एरिया में जाके, पॉश लोकेलिटी में जाके एक छोटा सा 1 BHK रेंट पे ले लेते हो, जब तक आपका अपना घर नहीं होता, और आप कहते हो यहाँ पर मैं अपने मन से रहूंगा। शायद ट्राइब्स में भी कुछ लोग इससे आजीज आ जाते होंगे, और उस कुनबे, उस ट्राइब, उस कबीले से भाग के बाहर आ जाते होंगे और अपनी एक दूसरी ट्राइब बनाते होंगे। और जब आपने अपना अपार्टमेंट ले लिया, तो आप कहते थे, अब मैं अपनी नैतिकता को स्वयं स्थापित करूंगा। यानी कोई जरूरी नहीं कि मैं सुबह 6 बजे उठूं, मैं आराम से 9 बजे उठूंगा। कोई जरूरी नहीं कि मैं रात को 10 बजे सो जाऊं, मैं आराम से रात को 2 बजे सोऊंगा। मेरा पिज्जा खाने का मन है, बर्गर खाने का मन है, तो मैं जोमेटो से ऑर्डर करके मैं इन चीजों को खाऊंगा। और मेरे दादाजी कहा करते थे कि बिना चेयर और टेबल के पढ़ने का निषेध है। लेकिन अब मेरा मन करेगा कि मैं आराम से अपनी बेड पर लेटकर, सर के नीचे एक पिलो लगा करके और किताब को हाथ में लेकर बड़े शौक के साथ पढूं। मैं ये भी कर सकता हूं। गौर कीजिएगा, ये सारी चीजें करते समय मैंने ये कभी भी नहीं कहा कि मैं अनैतिक हो जाऊंगा। नैतिकता फिर भी बनी रहेगी, केवल उसके मापदंड या पैरामीटर्स धीरे धीरे बदल जाएंगे। So this new model is known as individualistic model, personalistic model और reflexive model of morality। अर्थात ये निहायत ही वैयक्तिक होगा, व्यक्तिगत होगा और मेरी बौद्धिकता पर आधारित होगा। यानी मैं जो सही समझूंगा उसे मैं करूंगा, किसी दूसरे के बताए हुए, चाहे वो ट्राइबल चीफ हो, लीडर हो, रिलीजन हो या मेरे दादाजी हो, उनकी बात को मैं स्वीकार कर भी सकता हूं और नहीं भी कर सकता। लेकिन स्वीकार तब करूंगा जब मेरी बौद्धिकता उसको स्वीकार करे, क्योंकि अब मैं स्वयं को परिपक्व, एक चिंतनशील व्यक्ति के रूप में स्वीकार कर रहा हूं। सो दिस इज द सेकेंड मॉडल। अच्छा, अब इसकी खूबियां क्या हैं? इसकी खूबियां बिल्कुल वही हैं जो कंजर्वेटिव मॉडल की खामियां हुआ करती थी। यानी अब मेरे इंडिविजुअल रैशनैलिटी को जगह मिलेगी। मैं चिंतनशील हूं, मैं अपनी चिंतन की योग्यता का प्रयोग करूंगा। अब मेरी इंडिविजुअल प्रोग्रेस ज्यादा होगी, कलेक्टिव प्रोग्रेस से अभी फिलहाल मुझे ज्यादा मतलब नहीं है। एंड थर्ड, आई एम इन अ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस माई सेल्फ। तो मैं निर्णय लूंगा कम से कम अपने लिए। तो कहा जाता है ना कि यू शुड नॉट इंटरफेयर इन माई बिजनेस। तो हम यहाँ पे इंडिविजुअलिस्टिक मॉडल की बात कर रहे हैं, लेकिन इसकी कुछ खामियां भी हैं। अगेन, जो खूबियां थी यूनिवर्सल मॉडल की, वही खामियां या दुर्गुण हैं इंडिविजुअल मॉडल के, क्योंकि अब हमारे पास डिसिप्लिन होगा, अनुशासन होगा, पता नहीं। क्या हमारे पास सेंस ऑफ सिक्योरिटी होगा? पता नहीं। क्या हमारी कलेक्टिव प्रोग्रेस होगी? नहीं। तो इसके लिए तो बिल्कुल स्पष्ट उत्तर है। तो जब आप इंडिविजुअल प्रोग्रेस पे फोकस कर रहे हो, तो आप कलेक्टिव प्रोग्रेस की जिम्मेदारी ना तो लोगे, ना ही लेना चाहोगे।
तो क्या हर व्यक्ति यूनिवर्सल मॉडल से इंडिविजुअल मॉडल पे चला जाता है? चला जाता है, लेकिन लौट कर भी आता है। तो जब आपकी जॉब लग गई और आराम से आप अपने घर में रहने लगे या छात्रगण हॉस्टल में रहने लगे जहां उनके रूम में कोई भी आपके ऊपर प्रश्न नहीं उठाता था, तो शायद 2-4 महीनों के बाद या कुछ लोगों के लिए 2-4 साल के बाद अब आपको लगेगा घर का वक्त कितना अच्छा था। वी गो इन अ सॉर्ट ऑफ नॉस्टैल्जिया और फिर सॉरी हम अपने घर में फोन करेंगे और कहेंगे, मम्मी अब आप हमारे साथ रहने के लिए आ जाओ। क्यों आ जाओ? मैं इस बात को मिस कर रहा हूं कि कोई मुझसे कहे कि तुम रात को 8 बजे घर आ जाओ। मैं इस बात को मिस कर रहा हूं कि कोई मुझसे कहे कि तुमने खाना खाया, वक्त पे सोए या नहीं सोए। मैं इस बात को मिस कर रहा हूं कि कोई मुझे डांट के कहे तुम पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे। तो आपने देखा, उसके बाद मैं अपने न्यूक्लियर अपार्टमेंट की जगह एक बड़ा घर लेना चाहूंगा और वो सारे लोग जिनसे मैं बच रहा था उनको फिर से लेटर लिखूंगा, फोन करूंगा, आज के समय में व्हाट्सएप करूंगा और कहूंगा आप हमारे यहाँ क्यों नहीं आते। तो आपने देखा, वी आर ऑलवेज मूविंग इन अ सर्कुलर फैशन। यूनिवर्सल मॉडल, इंडिविजुअल मॉडल, फिर से यूनिवर्सल मॉडल और फिर से इंडिविजुअल मॉडल। जैसा मूवीज में भी हम देखते हैं ना, एक जमाना था जब ब्लैक एंड व्हाइट मूवी आया करती थी, ज्वाइंट फैमिली को ग्लोरीफाई करती थी। फिर 60 और 70 के दशक में हम लोग के पास एंग्री यंग मैन आया, जिसके साथ माता पिता का चित्रण कभी नहीं किया जा सकता था। द पर्सन वॉज डेवलपिंग अ पर्सनल मोरालिटी, जहां पे वो कहता था मेरे लिए जो सही है वही सही है। और उसके बाद तकरीबन ईयर 1998 और 99 ऑनवर्ड्स हमने देखा कि हमारा सिनेमा भी यूनिवर्सल मॉडल की तरफ फिर से मुड़ जाता है। तो रुचिकर लगेगा आप लोग को कि फिर हमारे पास डीडीएलजे, हम आपके हैं कौन, ऐसी मूवीज आती हैं जो हमारे ट्रेडिशन को, हमारे परंपराओं को दोबारा से ग्लोरीफाई करना शुरू कर देती है। क्या कोई मॉडल अच्छा है और कोई मॉडल बुरा? जी नहीं। हर किसी के अपने अपने पक्ष, अपने अपने आयाम और अपनी अपनी जस्टिफिकेशन है। तो वक्त के साथ एथिक्स के मॉडल उसी तरह से बदलते रहते हैं जैसे हमारा फैशन। तो आप कभी बेल बॉटम बन पहनोगे, कभी बैगी पैंट्स पहनोगे, कभी ट्राउजर्स पहनोगे, कभी पैरेलल्स पहनोगे, कभी स्किन टाइट पहनोगे और शायद वो बैगी पैंट्स या बेल बॉटम का फैशन फिर से लौट करके वापस आ जाएगा। तो एज द फैशन कीप्स ऑन कमिंग एंड गोइंग, सिमिलरली हमारे जीवन के अलग अलग चरणों में, अलग अलग अध्यायों में हम लोग कभी कभी यूनिवर्सल मॉडल को सपोर्ट करते हैं और कभी कभी इंडिविजुअलिस्टिक मॉडल को सपोर्ट करते हैं। हालांकि इनके बीच का एक और मॉडल अभी हमारे सामने आता है जिसको हम कॉन्टेक्चुअल मॉडल ऑफ मोरालिटी कहकर के बुलाते हैं, which opposes the use of same yardstick for all। अर्थात हर किसी का अपना अलग मापदंड होता है, लेकिन वो ऐच्छिक या अराजक नहीं होगा, वो संदर्भों पर निर्भर करेगा। तो मेरे जो संदर्भ होंगे उनके आधार पर मैं अपनी नैतिकता का मापन करूंगा एंड इट्स कंप्लीट फ्लो चार्ट। तो उसको समझने के बाद मैं आपके जन्म के समय ही अंदाजा लगा सकता हूं कि आप अपनी लाइफ के किस स्टेज पे मोरालिटी या एथिक्स के किस मॉडल को फॉलो करना चाहोगे। तो ये तो बात हो गई मॉडल्स की। थ्योरीज एक दूसरी बात कहती है, वो सेकेंड ऑर्डर इंक्वायरी पे जाती है और वहां पे हमारा मूल प्रश्न ढांचे या रूपरेखा से संबंधित नहीं होता, बल्कि वहां पर मूल प्रश्न होता है वो क्या चीज है, व्हाट इज द आइडेंटिफाइंग मार्क on the basis of which we can claim that some action is good and some action is bad। यानी अच्छे आचरण के लिए क्या होना चाहिए और बुरे आचरण के लिए क्या होना चाहिए। यानी वो कौन से तत्व, घटक, अवयव, फ्रैगमेंट्स, एलिमेंट्स या इंग्रेडिएंट्स होंगे जिनकी वजह से
we call some conduct to be good and some conduct to be bad. क्या वो मेरी खुशी होगी? क्या वो मेरा डीएनए होगा? क्या वो मेरी संतुष्टि होगी? क्या मैं अद्वैतीन टर्म में बोलूं तो वो मेरा आनंद होगा, या वो कुछ भी हो सकता है? तो मैं कंफ्यूज हूं, क्योंकि कभी कभी मैं अपने सुख के लिए कार्य करता हूं, कभी कभी मैं दूसरे के सुख के लिए कार्य करता हूं, और कभी कभी मैं कार्य सिर्फ इसलिए करता हूं क्योंकि मुझे करना पड़ेगा। आई कांट हेल्प इट, आई बिलोंग टू अ सोसाइटी। तो ये प्रश्न शुरुआत से चलता चला आया है कि किस तरह के गुण को हम मूल्य बोलेंगे, सद्गुण बोलेंगे, और किस तरह के गुण को हम लोग दुर्गुण या अवमूल्य कह करके बुलाएंगे। और समय के साथ इसकी परिभाषा बदलती रही है। सतीश जी, अगर हम लोग आम तौर पे बात करें तो आज के युग का सबसे बड़ा गुण माना जाएगा अहिंसा और सहिष्णुता। So violence and tolerance are the biggest traits of a democratic society. लेकिन कल्पना करें हम लोग इतिहास के निर्माण के समय, अगर हम लोग ग्रीक कल्चर की बात करें, और ग्रीक एपिक्स के बारे में हम सब ने पढ़ा भी हुआ है, हम सब ने अलग अलग मूवीज भी देखी हुई हैं। तो हमने क्लैश ऑफ द टाइटन्स, वॉर ऑफ द टाइटन्स, 300 जैसी मूवी देखी हैं। हमने एलियड, ओडिसी जैसे ग्रंथ भी पढ़े होंगे, पूरे ना पढ़े हों, अंशों में पढ़े होंगे या इसकी कहानियां सुनी होंगी। आपने थॉर जैसे कैरेक्टर का कैरिकेचर भी एवेंजर जैसी मूवी में देखा होगा, या ज्यूस को देखा होगा। इंटरेस्टिंगली उस काल में, या अगर भारतीय संदर्भ की बात करें, रामायण और महाभारत की बात करें, मतलब नॉट टेकिंग इट इन द रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट बट सिंपली एज द नैरेटिव, तो हमारे गुण क्या थे? क्या वो अहिंसा थे? जवाब होगा नहीं। क्या वो सहिष्णुता थे? नहीं थे। दोनों पार्टीज में से किसी की साइड में नहीं थे, अगर हम निष्पक्ष होकर के सोचें तो हमारे गुण क्या थे? एंड देन वी पॉज फॉर अ मोमेंट एंड थिंक फॉर सम टाइम, क्या होंगे हमारे अति पूर्वजों के गुण? हमारे पूर्वजों के पूर्वज मूल्य या सद्गुण किसे मानते होंगे? सरप्राइजिंगली इसका उत्तर जो आता है आज के समय में, ये कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल होगा। तो उस समय के दो ही सद्गुण थे, लॉयल्टी यानी कि विश्वसनीयता, क्रेडिबिलिटी, भक्ति जिसको आप कह सकते हो, या वफादारी, और दूसरा गुण था रिवेंज, बदला, प्रतिशोध। ये जान के आपको इंटरेस्टिंग लगेगा कि एपिक्स के हीरो इसीलिए बनते हैं, या प्रोटेगोनिस्ट इसीलिए बनते हैं, नायक इसलिए बनते हैं क्योंकि वो अपना बदला लेने में सफल हो गए। कल्पना करें ऐसे नायक की जिसके साथ कुछ बुरा हुआ हो और मूवी या स्टोरी या नरेशन के अंत में वो अपना बदला ना ले पाया हो, क्या आप उसे नायक मानोगे? हम उसे नायक नहीं मान पाएंगे। और इनफैक्ट ये एक स्टोरी, इंटरेस्टिंग नरेशन भी है जो एंथ्रोपोलॉजी से आता है, कि प्राचीन काल में वो व्यक्ति जो वफादारी ना साबित कर पाए या जो बदला ना ले पाए, उसे तो जंगलों में भाग जाना पड़ता था, मतलब वानप्रस्थ की तरह नहीं, शर्म के मारे, बिकॉज ऑफ द शेम एंड द गिल्ट। तो याद रखिए कि आज के समय में भी विभीषण को वो सम्मान नहीं मिलता जिसके वो हकदार थे। क्यों? बिकॉज वन ऑफ द वर्च्यू वाज मिसिंग एंड दैट वाज लॉयल्टी। इसके विपरीत अगर हम दूसरी तरफ देखें तो कई लोग ऐसे भी हो, जैसे ग्रीक कल्चर में अगर आप देखें, जो अपना प्रतिशोध नहीं ले पाए, और जब वो नहीं ले पाए तो उनको देवलोक से निष्कासित कर दिया गया, बिकॉज यू आर लैकिंग द बेसिक वर्च्यूज। लेकिन वो वर्च्यू आज के समय में बहुत बुरे हैं। हम अपने घर के बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को बताते हैं रिवेंज अच्छी बात नहीं होती, फॉरगिवनेस होना चाहिए। तो क्रिश्चियनिटी तो क्षमाशीलता पर ही बनी है, और ये क्षमाशीलता हालांकि ज्यादा मुखर होकर के क्रिश्चियनिटी में होती है, बट हम भी तो मानते थे इस बात को। इस्लाम भी मानता था, जैनिज्म तो मानता ही था, बुद्धिज्म भी मानता था। तो क्या एक विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है?
पहले के सद्गुणों में और अब के सर्व स्वीकार्य सद्गुणों के बीच में। और इसमें एक और पक्ष भी है, व्यक्तिगत रूप में हमारे सद्गुण बदल जाते हैं और सामूहिक रूप में हमारे सद्गुण बदल जाते हैं। तो अगर आप मेरा नुकसान करोगे तो शायद मैं आपको क्षमा ना कर पाऊं, ये मेरा ह्यूमन नेचर है। और मैं इस बात का प्रयास करूंगा कि आपने मेरा नुकसान किया तो थोड़ा बहुत ही सही मैं भी आपका नुकसान कर सकूं। ना नुकसान कर सकूं तो बोल तो दूंगा ही कि आपने मेरा नुकसान किया और ये बुरी बात है। लेकिन जब सामूहिक तौर पर ये बात होगी तो हम क्षमाशीलता की ओर उन्मुख हो जाते हैं। ये फर्क होता है ना डिटरेंट, रेट्रिब्यूटिव और रिफॉर्मेटिव थ्योरी ऑफ पनिशमेंट में। खैर उसकी चर्चा हम लोग कभी बाद में सही अवसर पर करेंगे। लेकिन यहाँ पर कौन सा मूल्य सद्गुण होगा और कौन सा मूल्य नहीं होगा, ये दर्शन के बहुत बड़े विवाद का मुद्दा है, खास तौर पे जब हम सैद्धांतिक स्तर पर बात कर रहे होंगे। तो इसमें 4 अलग अलग थ्योरीज हमारे सामने आती हैं। नंबर 1 जो कि सबसे पहले अरस्तु ने हमको दी, जो कि उनकी पुस्तक निकोमेकियन एथिक्स में दी गई और जिसको हम वर्च्यू एथिक्स या सद्गुणों का नीति शास्त्र कहकर के बुलाते हैं। नंबर 2 जो कि तकरीबन समानांतर काल की ही बात है, जब अरिस्टिपस देते हैं और जिसको हम लोग परिणाम मूलक नीति शास्त्र या कॉन्सिक्वेंशियल एथिक्स कहकर के बुलाते हैं, जिसका परिष्कृत स्वरूप हमको बाद में सुखवाद यानी हिडोनिज्म और उसके बाद उपयोगितावाद, जिसको हम लोग परिष्कृत सुखवाद भी कहते हैं, जिसके साथ J.S. मिल संबद्ध थे, उसमें मिलता है। सो द फर्स्ट इज वर्च्यू एथिक्स, सेकेंड इज कॉन्सिक्वेंशियल एथिक्स, और उसके बाद एक बड़ा ही आमूल चूल परिवर्तन होता है जब हमें एक तीसरे प्रकार का सिद्धांत मिलता है जिसको हम डियोंटोलॉजिकल एथिक्स या कर्तव्य मूलक नीति शास्त्र कहकर के बुलाते हैं, जो हमें इमैनुअल कांट की क्रिटिक ऑफ प्रैक्टिकल रीजन, ग्राउंडवर्क ऑफ मेटाफिजिक्स ऑफ मॉरल्स और परपेचुअल पीस में मिलता है। बाकी चिंतक इसे आगे भी बढ़ाते हैं। और चौथा और सबसे रुचिपूर्ण सिद्धांत, आप इसको स्वीकार करो या ना करो लेकिन रुचिकर तो आपको लगेगा, यह अंतःप्रज्ञावादी नीति शास्त्र होगा, जिसमें हम बटलर और एलेक्जेंडर की बात करते हैं। अब ये 4 सिद्धांत तो अलग अलग हैं, समय की कमी के कारण अभी मैं सबका विस्तार में चर्चा नहीं कर सकता, लेकिन इतना तो हम मान सकते हैं, अरस्तु ने कहा हमारे मापदंड पहली बात जन्मजात होते हैं, यानी किसी में किसी गुण की प्रधानता होगी और किसी में किसी दूसरे गुण की प्रधानता होगी। तो अपने प्रधान गुण के अनुकूल कार्य करना, अपने प्रधान गुण के समानुपात में आचरण करना ही एक नैतिक आचरण होगा। और समानुपात कैसे बनेगा, इसके लिए उन्होंने स्वर्णिम माध्य का सिद्धांत दिया। तो याद रखिएगा, ये मध्य नहीं बल्कि माध्य होगा, बिकॉज इट इज नॉट गोल्डन मिडिल बट गोल्डन मीन, जो कि हमारी परिस्थितियों के ऊपर निर्भर करेगा। तो I do not have to be over kind, I do not have to be under kind, I do not have to be too much charitable, I do not have to be very miserable और miser। हमको बहुत ज्यादा ओवर करेजियस भी नहीं होना है, हमको डरपोक भी नहीं होना है। तो वो अति सर्वत्र वर्ज्यते का सिद्धांत यहाँ भी काम करता है और हम इसको गोल्डन मीन की थ्योरी के तौर पर स्वीकार करते हैं। दूसरा सिद्धांत कहता है कि मानव के ये स्वाभाविक चरित्र है कि वो सुख की प्राप्ति के लिए ही कार्य करता है, और ऐसे कार्य का भला क्या लाभ जिसमें सुख की प्राप्ति ना हो। सुनने में ये बड़ा ही सतही, बड़ा सुपरफिशियल सिद्धांत मिलेगा, बट वी कैनॉट हेल्प इट, दैट इज द रियल थ्योरी। तो हम सुख के लिए ही कार्य करेंगे, चाहे वो दैहिक हो, मानसिक हो, मनोवैज्ञानिक हो या फिर सामाजिक। आगे जाके हम इसको और ज्यादा परिष्कृत करेंगे और हम कहेंगे वो सुख केवल मात्रात्मक ना हो करके गुणात्मक भी होगा, और वो इतना ज्यादा गुणात्मक हो जाएगा कि हम हिडोनिस्टिक कैलकुलस या सुखवादी आंकलन से बाहर निकल करके मैक्सिमम हैप्पीनेस फॉर द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल की बात करने लगेंगे, अधिकतम व्यक्तियों के लिए अधिकतम सुख की अपेक्षा करने लगेंगे। सो दैट इज द सेकेंड थ्योरी, जो कहीं ना कहीं हमको ये सिखाती थी कि हमारा लक्ष्य महत्वपूर्ण है,
साधन कुछ भी हो, तो कहीं ना कहीं वो कहा करती थी साधन से साध्य ज्यादा महत्वपूर्ण है, और हमारा साध्य हमारे साधन को वैधता प्रदान करता है, विच मीन्स इट इज द एंड विच जस्टिफाइज द मीन्स। और इसके बाद तीसरा सिद्धांत आता है जिसमें कांट अपनी गुडविल और होली विल के बीच में सब विभेद करते हैं, यानी पवित्र संकल्प और शुभ संकल्प के मध्य विभेद करते हैं, कर्तव्य के लिए कर्तव्य के सिद्धांत की स्थापना करते हैं, अपने 3 मूलभूत कैटेगोरिकल इंपरेटिव्स या निरपेक्ष न्याय वाक्य देते हैं, और ये कहते हैं इट इज नॉट द एंड विच जस्टिफाइज द मीन, रादर इट इज द मीन्स विच जस्टिफाइज द एंड्स। यानी केवल लक्ष्य की प्राप्ति ही आवश्यक नहीं है, हमारे साधन भी उचित होने चाहिए और हमारी अवस्था के अनुकूल होने चाहिए, जिसको हम लोग ड्यूटी या कर्तव्य कह करके बुलाते हैं। उस कर्तव्य का पालन करने के बाद जो असीम नैतिक संतुष्टि की प्राप्ति होती है, वही हमारा एकमात्र मापदंड हो सकता है। और चौथा और अंतिम सिद्धांत तो बड़ा ही रुचिकर है, जो हमसे कहता है, हम सबने भी देखा होगा, हमारे ही मनस में, मैं इसको आत्म तत्व कहूंगा, देयर इज एन एंजल एंड देन देयर इज अ डेविल, जो हमको अपने अपने पक्ष में आने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। और अगर इसको बेहतर तरीके से समझना हो, एक छोटी सी स्टोरी है, शायद आप लोग इसको पढ़ना चाहें, जो हमको स्टीवेंसन ने दी थी, जिसका नाम था डॉक्टर जेकिल एंड मिस्टर हाइड। कृपया इस स्टोरी को पढ़ें, गूगल पे फ्री में अवेलेबल है, इसके ऊपर मूवी भी बन चुकी है, आप उसको भी देख सकते हो, जो ये बात हमें बताती है हमारे अंदर ही अच्छाई भी होती है और बुराई भी होती है। तो हमें कैसे पता चलेगा क्या सही है और क्या गलत, क्या नैतिक या क्या अनैतिक है? तो कहा जाएगा देयर इज एन इनर वॉइस। हमारा स्वविवेक, हमारा कॉन्साइंस भी तो एक चीज होती है, हमारी अंतरात्मा की आवाज भी एक चीज होती है। अगर आप उसे सुनो तो आपको किसी और वैधता, प्रमाणीकरण, जस्टिफिकेशन की आवश्यकता ना पड़ेगी। ऐसा लगता है कि ये चौथा सिद्धांत रिलीजन के द्वारा कलर्ड है, यानी धर्म के रंग में रंगा हुआ है। आंशिक रूप से ये बात सही भी है, लेकिन दूसरी तरफ जब मैं ऐसे लोगों को देखता हूं जिन्होंने नीति शास्त्र को कभी नहीं पढ़ा, जैसे मेरे दादाजी, लेकिन अगर वो अपने जीवन में नैतिक बने रहे, तो मुझे ये मानना पड़ेगा कि उनकी नैतिकता स्वविवेक या अंतरात्मा की आवाज से ही आ रही थी। तो पाश्चात्य जगत में यही 4 सिद्धांत हैं जो लोकप्रिय हैं। बाकी जितने भी सिद्धांत होते हैं वो इन्हीं 4 सिद्धांतों के कम्यूटेशन और परम्यूटेशन से मिलते हैं, चाहे वो मैकियावेली हो, चाहे वो पोस्ट मॉडर्न एथिक्स हो, चाहे वो पोस्ट सेकुलर एथिक्स हो, या कुछ भी और हो। तो ये 4 सिद्धांत हम लोग मानकर आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर शुक्ला, हम लोग बहुत ही सहज शब्दों में बहुत मूलभूत प्रत्ययों की चर्चा कर रहे हैं। अभी बहुत सारे और जिज्ञासा है, प्रश्न है जो हमको जानना है, तो हम इस कार्यक्रम को जारी रखेंगे और अगले भाग में लेकर आएंगे। दोस्तों, आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अधिक से अधिक शेयर करें और नोटिफिकेशन का बटन भी ऑन कर दें, जिससे जब भी हम नया वीडियो लेकर आएँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। इस तरह की चर्चा को देखने के लिए, सुनने के लिए आप इस चैनल से जुड़े रहें। अभी ये चर्चा जारी है, हम इसके अगले भाग में आप लोगों को मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।